शायद आप यकीन ना करें, लेकिन जिस ताजमहल को पूरी दुनिया आज देखने आती है, वो ताजमहल कभी तोड़ तोड़ कर इसके एक एक हिस्से को अंग्रेज बेच देना चाहते थे। अंग्रेजों ने इस बेमिसाल जगह को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया था। बाकायदा इसकी नीलामी के लिए बोली भी लगाई गई थी और सबसे बड़ी बात है कि अपनी इस हरकत को छिपाने की कोशिश भी अंग्रेजों ने खूब की। कई बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश भी की। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सब तो बताऊंगा ही, साथ में आपको पता चलेगा कि आखिर ताजमहल को बेचने की नौबत क्यों आ गई थी। कौन थे सेठ लक्ष्मी चंद जिन्होंने मथुरा के मंदिरों में ताजमहल की चीजें जड़वाने के लिए ताजमहल की बोली लगाई थी और किस वजह से अंग्रेज ताजमहल को बेच नहीं पाए। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ब्रिटिश लेखक एडवर्ड लेयर ने कहा था कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल को देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल को नहीं देखा है। मुगल आर्किटेक्चर की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। यह मोहब्बत की वो निशानी है जिसे देखने वाला एक बार को इसे देखता ही रह जाता है। इस बेहद खूबसूरत इमारत को देखने के बाद आप इसके सफेद संगमरमर और उस पर हुए बेहद खूबसूरत नक्काशी की तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। शाहजहां के बाद औरंगजेब के काल में मुगल सत्ता अपने चरम पर थी। फिर धीरे धीरे मुगल बादशाहत खात्मे की ओर बढ़ने लगी तो ताज की रंगत भी कम पड़ने लगी। 18वीं सदी संक्रमण की सदी थी। मुगल बेहद कमजोर हो गए थे। मराठा, सिख और निजाम के साथ साथ अंग्रेजों की ताकत बढ़ती जा रही थी। इसी बढ़ती ताकत का नमूना था कि 19वीं सदी की शुरुआत में साल 1803 में जनरल लेक ने आगरा पर कब्जा कर लिया। फिर उनकी नजर ताजमहल पर पड़ी तो उन्होंने ताजमहल की नायाब चीजों को गायब करना शुरू कर दिया। इसमें जड़े बेशकीमती पत्थर गायब हो गए, यहाँ रखी कालीनों को बेच दिया गया। ताजमहल और आगरा के लाल किले की कई पेंटिंग्स को लंदन पहुंचा दिया गया। ये सब कुछ अंग्रेज धड़ल्ले से कर रहे थे, क्योंकि अब आगरा के वो मालिक थे। आज इस ताजमहल में जगह जगह पर आपको जाने के लिए रोका जाएगा। उसी ताजमहल को अंग्रेजों ने अपनी अय्याशी का अड्डा बना दिया था। जिस मकबरे में शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की कब्रें आराम फरमा रही थी, उसी ताजमहल को अंग्रेजों ने पार्टी के लिए किराए पर देना शुरू कर दिया। यही नहीं, ताजमहल के आसपास कई लॉज बनाए गए जिन्हें हनीमून के लिए दिया जाने लगा। कहने का मतलब कि एक व्यापारी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजों ने ताजमहल से बेतहाशा कमाई की। लेकिन फिर आता है साल 1828। इस साल विलियम बेंटिक को बनाया जाता है बंगाल का गवर्नर। लेकिन बेंटिक को बेहद खास वजह से गवर्नर बनाया गया था। असल में बेंटिक के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई थी। समस्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी को होने वाले नुकसान की। देखिए, टाइम था अंग्रेजों के एक्सपेंशन का। इस एक्सपेंशन में उन्हें कई जगहों पर कई जंगें लड़नी पड़ी। इस दौरान बर्मा के साथ होने वाले युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी काफी परेशान थी, क्योंकि इस जंग में कंपनी का खजाना लगभग खाली होने को था और काफी ज्यादा कर्जा भी कंपनी के ऊपर हो गया था। यही वजह है कि बेंटिक को भेजा गया कि उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चों में कटौती करनी है और कर्ज को जल्द से जल्द निपटाना है। फिर बेंटिक इस उद्देश्य के साथ भारत आते हैं। 1830 में वो आगरा के दौरे पर गए। यहां उन्होंने देखी दो चीजें, आगरा का लाल किला और उसके सामने बना ताजमहल। लाल किले के अंदर पड़ने वाले शाही हमाम को उन्होंने देखा तो सोचा कि इसके संगमरमर को बेच देते हैं। फिर धीरे धीरे बहुत सारा संगमरमर बेच दिया गया। इसके बाद उनकी नजर पड़ती है ताजमहल पर। बेंटिक ताजमहल को भी इसी तरह से तोड़ तोड़ कर बेचना चाहते थे। इसके मटेरियल को बेचकर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के घाटे को पूरा करना चाहते थे, ऐसा उनका प्लान था। लेकिन इस तोड़फोड़ के सामने एक दिक्कत आ गई। ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट और पॉलिटिशियन लॉर्ड मार्कस बेरेसफोर्ड ने अपने जर्नल माई लाइफ इन इंडिया में लिखा है, इन अपार्टमेंट से लिया गया संगमरमर मॉडर्न घरों के लिए फिट नहीं है। इसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया जा सकता है। संगमरमर का बहुत सारा हिस्सा उन लोगों द्वारा खरीदा गया था जो साहिब लोग के लिए पेपरवेट और ऐसे ही छोटी छोटी चीजें बनाते हैं। वो लिखते हैं कि इन अपार्टमेंट के विनाश से प्राप्त राशि 500 पाउंड से ज्यादा नहीं थी। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि विलियम बेंटिक को भारत में सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने देश में सती प्रथा कानून लागू किया था, लेकिन उनके द्वारा किए गए ताजमहल वाले इस कांड के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वजह यह है कि इतिहासकारों ने इस बात को छिपाने की खूब कोशिश की।
पर्सिवल स्पियर जैसे इतिहासकार भी, जिन्होंने बड़े पैमाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास लिखा है, उन्होंने भी इस बात को मानने से मना किया। लेकिन 19वीं सदी के दौरान कई ऐसे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जहां पर ताजमहल को बेचने का जिक्र मिलता है। जेएनयू में आर्ट हिस्ट्री की प्रोफेसर कविता सिंह ने इस मामले पर रिसर्च करके साल 2017 में कई सबूत दिए थे। कविता सिंह लिखती हैं कि अंग्रेजों ने आगरे का बहुत सारा संगमरमर नीलाम करना शुरू किया। उनके ऐसा करने पर लोकल जनता भड़क उठी। इसमें वो ब्रिटिश लोग भी शामिल थे जो ताज की खूबसूरती के खो जाने को लेकर परेशान थे। अब जैसा कि मैंने आपको ब्रिटिश पॉलिटिशियन मार्कस बेरेसफोर्ड का हवाला दिया, उनकी किताब में ताजमहल बेचे जाने का जिक्र मिलता है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने लॉर्ड बेंटिक को ताजमहल बेचने का ऑफर दिया था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें इस बात का जिक्र मिलता है। ये डॉक्यूमेंट है विलियम स्लीमन की आत्मकथा। आपको बता दूं कि विलियम स्लीमन ने भारत से ठगों को खत्म करने का काम किया था। स्लीमन ने अपनी आत्मकथा रैम्बल्स एंड रिकलेक्शंस ऑफ एन इंडियन ऑफिशियल में आगरा संगमरमर की बिक्री पर इसी तरह की नाराजगी लिखी है। वो लिखते हैं कि अगर इन चीज़ों यानी कि आगरा किले के संगमरमर की सही कीमत मिल जाती तो बहुत पॉसिबल है कि पूरा का पूरा महल और यहाँ तक कि ताजमहल भी उसी तरह गिरा दिया जाता और बेच दिया जाता। दोस्तों, सिर्फ लॉर्ड बेरेसफोर्ड और W.H. स्लीमन ही नहीं है जो ताजमहल के संगमरमर के टुकड़ों को तोड़ने और बेचने के प्रस्ताव का जिक्र करते हैं। फैनी पार्क्स, जो कि एक वेल्श ट्रैवल राइटर थी, उन्होंने भी 1850 में वॉन्डरिंग्स ऑफ अ पिलग्रिम इन सर्च ऑफ द पिक्चर्स नाम की अपनी एक किताब में एक घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कलकत्ता के एक ब्रिटिश अखबार जॉन बुल के 26 जुलाई 1831 के एक अखबार के लेख का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि ताज को भी बेचने की पेशकश की गई है, लेकिन अभी तक इसकी कीमत नहीं मिल पाई है। हालांकि इसके लिए 2 लाख रुपए की पेशकश की गई है। ऐसी अफवाह है कि अगर ताज को गिरा दिया गया तो लोकल लोगों में अशांति फैल सकती है। अब अगर आपको बताऊं तो आज ये जो जॉन बुल अखबार है वो द स्टेट्समैन अखबार नाम से जाना जाता है। दूसरे ब्रिटिश लोगों की तरह फैनी पार्क्स भी ताजमहल की बिक्री से नाराज थी और उन्होंने भी कड़े शब्दों में इसके बारे में लिखा है। वो लिखती हैं, किस अधिकार से गवर्नर जनरल ताज को बिक्री के लिए पेश कर रहा है? क्या उसे मृतकों को परेशान करने का कोई अधिकार है? एक महारानी के ऊपर बने मकबरे को बेचना, जो अपनी असाधारण सुंदरता के कारण दुनिया का आश्चर्य है। यह संभव है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मकबरे को उसके संगमरमर और रत्नों की खातिर बेचने की मंजूरी दे। वो कहते हैं कि एक हिंदू ताजमहल को इसलिए खरीदना चाहता है ताकि वो संगमरमर को ले जाए और बृंदाबन में अपनी मूर्तियों के लिए एक शानदार मंदिर बनवाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक हिंदू जो बृंदाबन में ताजमहल के समान से मंदिर बनवाना चाहता था। यहाँ फैनी जिसे बृंदाबन लिख रही हैं वो असल में वृंदावन है, और जिस हिंदू का जिक्र हुआ है उनका नाम था सेठ लक्ष्मी चंद जैन। साल 1810 में पैदा हुए सेठ लक्ष्मी चंद असल में जयपुर के रहने वाले थे। वो भारतीय राजाओं के साहूकार के तौर पर काम करते थे। जिस दौर में अंग्रेज ताजमहल बेचना चाह रहे थे, उस दौर में उनसे अमीर कोई भी आदमी नॉर्थ इंडिया में तो नहीं था। खैर, साल 1831 में ब्रिटिश सरकार ने ताज के लिए बोलियां लगानी शुरू की। सेठ लक्ष्मी चंद ने 2 लाख रुपए की बोली लगाई, लेकिन ये रकम अंग्रेजों को कम लगी, इसलिए इस बार बोली को रद्द कर दिया गया। इसके बाद फिर एक बार और बोली लगाई गई। तब सेठ लक्ष्मी चंद ने 2 लाख की रकम को बढ़ाकर 7 लाख रुपए की बोली लगाई। ये बोली बहुत बड़ी थी, लेकिन इस बार नीलामी की खबर लोगों तक पहुंच गई। जनता नाराज थी और माहौल अशांत हो सकता था। मामले के आगे बढ़ने से पहले ही बेंटिक को ताज बेचने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। इस तरह से ताजमहल ध्वस्त होने से बच गया। अगर उस साल ताजमहल नीलाम हो जाता तो हो सकता है कि वृंदावन के किसी मंदिर में इसका बेशकीमती संगमरमर इस्तेमाल हो जाता। लेकिन यह तय था कि भारत के पास दुनिया का 7वां अजूबा नहीं रह पाता। अब यहाँ एक और बात सोचने वाली है दोस्तों कि ताजमहल के लिए लगाई जा रही 7 लाख रुपए की बोली कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। इस बात का पता लगाने के लिए आपको जानना होगा कि असल में जो ताजमहल है वो बना कितने रुपए में था। इतिहासकार यदुनाथ सरकार की किताब स्टडीज इन मुगल इंडिया के हिसाब से ताजमहल को बनाने में उस दौर में 4 करोड़ का खर्चा आया था। मुगल इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी के हिसाब से यह कीमत 50 लाख रुपए थी। वहीं कुछ और इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि 50 लाख तो सिर्फ बनवाई की कीमत थी। अमेरिकन हिस्टोरियन माइलो बीच के हिसाब से ताजमहल बनाने के लिए 37 अलग अलग आर्किटेक्ट्स ने मिलकर काम किया था और इसके चीफ आर्किटेक्ट का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी।
जिन्होंने दिल्ली में लाल किले का भी डिजाइन बनाया था। इसके अलावा सामान खरीदने, धुलवाई, मजदूरी और बाकी सब काम करने का काम मीरे इमारत यानी चीफ इंजीनियर मोहम्मद हनीफ के हवाले था। हनीफ के दस्तावेजों में ताजमहल के कुछ हिस्सों के निर्माण में लगे खर्चे का हिसाब मिलता है। इसके हिसाब से मार्बल का फर्श और 4 मीनार के निर्माण में 51,77,674 रुपए का खर्चा आया था। वहीं मकबरों के निर्माण में 53 लाख रुपए का खर्च आया और मकबरों के आसपास बनी जाली के निर्माण में 4,68,000 रुपए खर्च किए थे। ये पैसा दिया किसने? तो जाहिर है शाहजहां ने। ताजमहल के निर्माण का पैसा सरकारी खजाने और आगरा के खजाने से दिया गया। शाहजहां ने इसकी मेंटेनेंस के लिए एक वक्फ ट्रस्ट बनाया जिसे 3 लाख की रकम दी गई। इसका 1/3 पैसा आगरा के आसपास 30 गांवों से इकट्ठा किया जाता था। वहीं जो बाकी रकम होती थी उसमें से कुछ रकम ताज के आसपास के बाजारों में लगने वाले टैक्स से जमा होती थी। अब आप सोच कर देखिए कि ताजमहल की कितनी कम कीमत लगाई गई थी। इसीलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि अच्छा हुआ अंग्रेजों को लक्ष्मी चंद की लगाई गई बोली बहुत कम लगी और फाइनली ताजमहल टूटने से बच गया। किसी भी हद तक जाकर अपने घाटे को पूरा करने में ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी खो गई थी कि उसे ताजमहल भी बस एक बेचने का सामान नजर आ रहा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी ताजमहल के बेचे जाने की प्लानिंग की, जो कि फेल हो गई। ऑफ कोर्स आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हिस्ट्री कनेक्ट अब टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जाकर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हम अलग अलग अपडेट देते हैं, जहां पर हम वीडियोस के अपडेट भी देते हैं और अच्छे अच्छे हिस्ट्री के फैक्ट्स भी बताते हैं। तो जुड़े रहिए हिस्ट्री कनेक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।